सो हेलो गाइज व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12th यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। ये इसका लेक्चर नंबर सेकंड रहेगा इस यूनिट का। इससे पहले मैं फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स के बारे में हमने स्टडी की और साथ में कुछ की टर्म्स भी हमने वहाँ पर डिस्कस की थी। सो इस लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे क्रिस्टल लैटिस के बारे में और यूनिट सेल्स के बारे में। जो यूनिट सेल है उसको हम यहाँ पर डिटेल में कवर करेंगे, कितने टाइप के होते हैं और एक यूनिट सेल के अंदर किस तरह से एटम्स को काउंट किया जाता है, वो भी हम इस लेक्चर में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम आते हैं क्रिस्टल लैटिस पर। आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं। सबसे पहले हम आते हैं क्रिस्टल लैटिस पर। क्रिस्टल लैटिस, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। A regular arrangement of a regular arrangement of constituent particles of a crystalline solid of a crystalline solid in three-dimensional space is known as crystal लैटिस। सो गाइस, जो पिछला लेक्चर था वहां पर हम एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। सो जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे उसमें क्या होता था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते थे हमारे पास। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मींस जिनसे मिलके वो बना हुआ है वो सब्सटेंस। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। सो यहां पर पहले इसको मैं यहां पर इसकी डेमोन्स्ट्रेशन कर लेता हूं आपको। इस तरह से हमने देखा था, जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होता था उसमें हमारे पास जो पार्टिकल्स है उनकी रेगुलर अरेंजमेंट होती है इस तरह से, ठीक है ना। जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते थे उनमें हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी रेगुलर अरेंजमेंट होती थी, ठीक है। तो वहां पर हमने देखा था, वहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन में दिख रहे थे, ठीक है। हम देख रहे थे कि इस तरफ को पार्टिकल है और इस तरफ को पार्टिकल है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये पार्टिकल 3 डायमेंशन में होते हैं इस तरह से। एक्चुअल में ये जो है इस तरह से होंगे 3 डायमेंशन में। एक क्यूब आप इस तरह से क्यूब बनाते जाएं, इस तरह से एक्चुअल में ये 3 डायमेंशन में होंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से है एक्चुअल में ये, इस तरह से। अब यहां पर देखिए डायमेंशन कितने हैं, 3 डायमेंशन है। अभी मैं आपको बताता हूं कैसे, किस तरह से। ये देखिए इस तरह से यहां पर हमारे पास बन गए। इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम, या इस तरह से आप देख सकते हो। अब यहां पर आप देख सकते हो कि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है हमारे पास, जिनसे मिलके ये क्रिस्टल मतलब बना हुआ है, जिनसे मिलके ये बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 3 डायमेंशन है। एक डायमेंशन ये वाला है, एक डायमेंशन ये वाला है और एक डायमेंशन हमारे पास यहां वाला है, ठीक है। तो क्रिस्टल लैटिस क्या है, अब इसको यहां पर समझते हैं, ठीक है। अब आपको ये याद नहीं रखना है कि जो हमारे पास पार्टिकल है वो 2 डायमेंशन में है। पार्टिकल जो है इस अरेंजमेंट में होंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर इस तरह से ये क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह की फॉर्म दिखा रहे हैं। जिस तरह है हमारे पास यहाँ पर ये क्यूब दिखाई दे रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी क्यूब है, इसके ऊपर भी क्यूब है, इसके यहां भी क्यूब है, ठीक है। मतलब इस तरह से एक हमारे पास क्रिस्टल बना हुआ है पूरा, ठीक है। तो यहां पर क्रिस्टल लैटिस क्या है इसको समझते हैं। अब ये क्या है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, इसको डेफिनेशन देख लेते हैं क्रिस्टल लैटिस की। अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब देखिए जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, अब हमें पता है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होते हैं, कैसे अरेंज होते हैं। उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है, डेफिनेट अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो देखिए क्रिस्टल लैटिस क्या है, अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यहां पर देखिए जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है कैसे है, इनकी एक रेगुलर अरेंजमेंट है, एक डेफिनेट अरेंजमेंट है, ठीक है। और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड नहीं, क्योंकि एमोर्फस सॉलिड में तो
रेगुलरिटी नहीं होती हमारे पास, ठीक है। A regular arrangement of constituent particles of a crystalline solid in 3 dimensional space, यहां पर देखिए एक डायमेंशन ये है, एक डायमेंशन ये है, एक डायमेंशन ये है, ठीक है। इन 3 dimensional स्पेस इज नाउन एज क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो इसको भी हम क्रिस्टल लैटिस कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्रिस्टल लैटिस क्या है, अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल, मतलब जो ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है इनकी 3 डायमेंशन में रेगुलर अरेंजमेंट को ही हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, ठीक है। जो हमारे पास कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है, जो हमारे पास कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है उनकी रेगुलर अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल स्पेस में, उसी को हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। ओके, तो यहां पर इसको हम देख लेते हैं इसको हम क्रिस्टल लैटिस मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पर जो है कांस्टेंट पार्टिकल्स की हमारे पास क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट है। यहां पर देखिए बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। तो इस डायग्राम को मैं यहां पर नहीं मिटाता, क्योंकि जो अगले वाली जो टर्म है वो इसी से मैं इसको उसी से आपको समझाता हूं, ठीक है। तो ये क्रिस्टल लैटिस हम मिटा लेते हैं। क्रिस्टल लैटिस मीन्स रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं यूनिट सेल के ऊपर, राइट डाउन। नेक्स्ट हम आते हैं यूनिट सेल के ऊपर, ठीक है। नाउ क्रिस्टलाइन जो हमारे पास क्रिस्टल लैटिस है उसका आपको पता लग गया। क्रिस्टल लैटिस क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, ठीक है, इन 3 डायमेंशनल स्पेस। नाउ यूनिट सेल क्या है, अब आपने घर देखा होगा गाइस, जो घर होता है किस तरह से मिलके बना होता है, ईंटों से मिलके बना होता है, ईंट पत्थर। अब एक एक ईंट मिलके जो है पूरे के पूरे घर का निर्माण करती है, पूरे के पूरे घर को बनाती है, ठीक है। उसी तरह से जो आपको ये क्रिस्टल लैटिस यहां पर दिख रहा है, ठीक है, जो ये क्रिस्टल लैटिस आपको यहां पर दिख रहा है, जो ये क्रिस्टल लैटिस आपको दिख रहा है, ये किस चीज से मिलके बना हुआ है। अगर आप इसको गौर से देखो तो ये एक एक क्यूब से मिलके बना हुआ है। यहां देखिए इस तरह से एक एक क्यूब से मिलके बना हुआ है। अब आप इसको इमेजिन करके देखिए, जो आपको ये सिर्फ 2 लाइनें यहां पर दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ 2 लाइनें नहीं होगी। जिस तरह से यहां पर आपको क्यूब दिख रहे हैं उसी तरह से यहां भी क्यूब होंगे, ऊपर भी क्यूब होंगे, इधर भी क्यूब होंगे, ठीक है ना। तो ये हम यहां पर यूनिट सेल पर थे। यूनिट सेल क्या है, क्रिस्टलाइन जो हमारे पास क्रिस्टल लैटिस जो था उसका हमें पता लग गया, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल, उसको कहते हैं क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। अब जो ये क्रिस्टल लैटिस है ये मिलके बना हुआ है छोटे छोटे क्यूब से मिलके, ठीक है। इन छोटे छोटे क्यूब को ही हम कहते हैं यूनिट सेल। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्रिस्टल लैटिस है इसकी सबसे छोटी यूनिट को हम क्या कहते हैं, जो ये क्रिस्टल लैटिस है, ये पूरा का पूरा जो क्रिस्टल लैटिस है इसकी छोटी सी यूनिट, मतलब सबसे छोटी यूनिट को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनी है किससे मिलके बनी है, सेल से मिलके बनी हुई है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट जो हमारे बॉडी के अंदर होती है वो सेल होती है। उसी तरह से जो ये क्रिस्टल लैटिस हमारे पास होता है इसकी सबसे छोटी यूनिट होती है यूनिट सेल, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट कौन सी होगी, यूनिट सेल। मतलब ये छोटा सा क्यूब जो होगा जिनके मिलने से ये क्रिस्टल लैटिस बनता है उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। ये भी एक यूनिट सेल है, ये भी एक यूनिट सेल है, ये भी एक यूनिट सेल है, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन किस तरह से करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। यूनिट सेल क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज नाउन एज यूनिट सेल। नाउ यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस यूनिट सेल को आपको ध्यान से देखो, यूनिट सेल मींस क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा जो यूनिट होता है उसको हम कहते हैं यूनिट सेल, ठीक है। अब आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब एक और बात, जो आपको ये क्रिस्टल लैटिस ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके अंदर जो छोटी यूनिट है उनको हम कहते हैं यूनिट सेल, ठीक है। अब जो यूनिट सेल, अब आपको यहां पर देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा है कि यहां पर एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब। अब जरूरी नहीं है कि यहां पर क्यूब हो, ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर जो है अलग अलग हो सकती है, अलग अलग जब इनका स्ट्रक्चर होगा तो अलग अलग टाइप के ये होंगे, ठीक है। इनके टाइप को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बस आपको यहां पर अभी ये याद रखना है कि यूनिट सेल क्या है। यूनिट सेल क्या है, सबसे छोटी यूनिट है क्रिस्टल लैटिस की, ठीक है। अब हम इसके टाइप देखते हैं यूनिट सेल्स के। अब हम इसके टाइप देखेंगे यूनिट सेल के, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं, पहले लिख लीजिए आप, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। जो फर्स्ट आते हैं हमारे पास वो होते हैं प्रिमिटिव
प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरे जो आते हैं हमारे पास वो आते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब जो ये सेंटर्ड यूनिट सेल है हमारे पास, ये भी 3 टाइप के आते हैं। पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं एक एक करके इनको यहां पर आपको एक एक करके उनको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब ये हमारे पास जो सेंटर्ड यूनिट सेल है ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास आता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सेकेंड हमारे पास आता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और थर्ड हमारे पास आता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इनको हम एक एक करके अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो आ जाते हैं हम यूनिट सेल के ऊपर। यूनिट सेल क्या था? अब क्रिस्टल आपको पता है क्रिस्टल क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये आ गया मान लीजिए हमारे पास, ये मान लीजिए मैंने एक सिंपल सा उस क्रिस्टल लैटिस में से एक यूनिट सेल मैंने निकाल दिया। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए मैंने जो है एक यूनिट सेल यहां से निकाल दिया। ठीक है, इस तरह से मैंने निकाल दिया। ठीक है, अब जो ये कॉर्नर है, यहां पर जो आपको कॉर्नर दिख रहे हैं, यहां पर क्या है? यहां पर तो पार्टिकल्स है। ठीक है, यहां पर क्या है? पार्टिकल्स है। इस तरह से यहां पर क्या है? इस तरह से यहां पर क्या है? पार्टिकल्स है। ठीक है, इस तरह से यहां पर क्या है? पार्टिकल्स। एक्चुअल में अगर देखा गाइस, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अभी हमने क्या ड्रॉ किया है? इन एज पर, मतलब जो ये किनारे हैं यहां पर हमने क्या ड्रॉ किया है? छोटे छोटे हमने डॉट ड्रॉ किए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये डॉट नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में डॉट नहीं है, एक्चुअल में ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर है। एक्चुअल में ये इस तरह से आपस में मिले हुए हैं, जिस तरह से यहां पर मिले हैं उसी तरह से ये इसके साथ मिला है, ये इसके साथ मिला, मतलब ये बड़े बड़े है, इस तरह से है ये। ठीक है, मतलब इनको सिंप्लिसिटी के लिए इनको जो है हम डॉट की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए इनको हम डॉट की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना है। ये देखिए, सबसे पहले मैं यूनिट सेल को ड्रॉ कर लेता हूं। ये मान लीजिए मैंने एक जो है यूनिट सेल ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एक यूनिट सेल मान लीजिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस तरह से। अब अगर देखा जाए, अब यहाँ पर एक बार दोबारा ड्रॉ करता हूँ मैं। इसमें यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पर इसमें जो है ये मान लीजिए एक यूनिट सेल है। ठीक है, अब जो क्रिस्टल लैटिस था उसमें मैंने एक यूनिट सेल यहां पर निकाल दिया। ठीक है, अब यहां पर आपको पता है ये क्या है? यहां पर जो पार्टिकल होंगे, इस तरह से पार्टिकल है। ठीक है, इस तरह से यहां पर पार्टिकल है, इस तरह से पार्टिकल है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या देखा? फर्स्ट हमारे पास कौन सा था? प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब आपको नोट करते जाना है, फर्स्ट हमारे पास कौन सा था? प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होगा? अब आपको ध्यान, प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है हमारे सिंपलेस्ट यूनिट सेल होते हैं। ठीक है, जो सबसे सिंपल यूनिट सेल हमारे होते हैं उनको हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, इनको हम और कहते हैं सिंपल यूनिट सेल भी इनको कहते हैं हम, सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, इनको जो है सिंपल यूनिट सेल भी कहा जाता है। अब आपको क्या दिख रहा है? सिंपल यूनिट सेल में आपको क्या दिख रहा है? सिंपल यूनिट सेल में हमें यह दिख रहा है कि जो पार्टिकल्स है हमारे वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर है, ना तो फेस के ऊपर कोई पार्टिकल है। ठीक है, किसी भी तरह के फेस के ऊपर कोई भी पार्टिकल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल देखिए कहां पर है? पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ किनारों पर है। ठीक है, अगर हमारे पार्टिकल यूनिट सेल के सिर्फ और सिर्फ किनारों पर हो तो ऐसे यूनिट सेल को हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, जिसमें जो ये हमारे पास पार्टिकल होंगे, जिसमें या हम ये कह सकते हैं जिसमें जो ये पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ अगर किनारों पर होंगे, कॉर्नर पर होंगे, तो उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं these are the unit cell, these are the unit cells which have points only at the corners, only at the
कॉर्नर्स। अब देखिए इसमें जो है, जो पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट या पार्टिकल के, ये पॉइंट और पार्टिकल कहाँ है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है, कॉर्नर पर है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर हो, कहीं और जगह पर भी होंगे। ठीक है, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हो गया सिंपल वाला। ठीक है, अब सेकंड टाइप पर हम चलते हैं। हमने देखा कि जो यूनिट सेल है दो टाइप के थे, एक तो सिंपल वाला हमने देख लिया। ठीक है, अब दूसरा आता है सेंटर्ड। ठीक है, अब इस सेंटर्ड के भी तीन टाइप है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं जो सेंटर्ड वाला था हमारे पास, सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल जो हमारे पास था, इसमें जो फर्स्ट टाइप हमारा ये था सेकंड। ठीक है, फर्स्ट वाला प्रिमिटिव था, सेकंड हो गया हमारे पास सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल में फर्स्ट टाइप कौन सा था, इसके भी तीन टाइप थे सेंटर्ड वाले के। फर्स्ट कौन सा था हमारे पास, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कौन से होंगे, सबसे पहले तो हम एक यूनिट सेल ही बना लेंगे। सबसे पहले हम सिंपल यूनिट सेल बनाएंगे एक, इस तरह से एक मैंने सिंपल यूनिट सेल यहां पर बना दिया। ये हमारे पास सिंपल यूनिट सेल है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला इससे पहले जो मैंने बनाया था वो इस तरह से था। ठीक है, जो हमारे पास सिंपल यूनिट सेल होता है या प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है वो ऐसा होता है, मतलब उसमें पॉइंट कहां पर है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर पॉइंट है। ठीक है, पहले इसमें आप लिख लीजिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में लिख लीजिए, पॉइंट्स आर प्रेजेंट, पॉइंट्स आर present at the corners, at the corners as well as the center of each face, the center of each फेस। नाउ क्या मतलब है इसका, फर्स्ट वाले में हमने देखा प्रिमिटिव वाले में क्या था, ये जो पॉइंट थे हमारे सिर्फ और सिर्फ कहां पर थे, कॉर्नर पर थे। यहां देखिए कॉर्नर पर, ये वाला कैसा बनाया मैंने, प्रिमिटिव वाला। ठीक है, अब सेंटर्ड यूनिट सेल, अब ये सेंटर्ड में जो फर्स्ट टाइप हमारे पास आता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कौन से होते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल वो वाले यूनिट सेल होते हैं जिनमें कॉर्नर पर तो पॉइंट होंगे ही होंगे, कॉर्नर पर तो पॉइंट है ही है, लेकिन साथ में अब जो ये क्यूब आपको दिख रहा है, एक क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं, क्यूब के अंदर कितने फेस है, 6 फेस है। एक फेस ये वाला है, एक फेस नीचे वाला है, एक फेस ये वाला है, एक फेस ये वाला है, एक फेस इस साइड वाला है, एक फेस इस साइड वाला, मतलब एक क्यूब के ऊपर कितने फेस है, 6 फेस है। ठीक है, तो जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हमारे पास होता है उसमें एक तो सभी कॉर्नर्स के ऊपर जो है एक एक पॉइंट होगा, साथ में जितने भी हमारे पास फेस है उनके ऊपर भी एक एक पॉइंट होगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला जो ये पासा है इसके ऊपर भी एक पॉइंट है। ठीक है, अब जो नीचे वाला पासा है ये वाला देखिए, इसके ऊपर भी एक पॉइंट है। ठीक है, अब ये वाला जो पासा है, ये वाला यहां पर भी एक पॉइंट होगा। ठीक है, अब ये वाला जो पासा है, ये वाला यहां पर भी एक होगा। ठीक है, और जो साइड वाला परे वाला है, ठीक है, इस साइड वाला जो है, मतलब ये वाला यहां पर भी एक इस तरह से हमारे पास क्या होगा, एक पॉइंट होगा। तो देखिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, सारे के सारे कॉर्नर्स पर भी पॉइंट होंगे, साथ में जितने भी हमारे पास फेस है उन फेस के ऊपर भी एक एक पॉइंट होगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब जो सेंटर्ड यूनिट सेल है उसका दूसरा टाइप अब हमारे पास आता है, दूसरा टाइप हमारे पास है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगा, अब सबसे पहले तो हम सिंपल यूनिट सेल बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें सिंपल यूनिट सेल ही बनाना है। ठीक है, सब में, ठीक है, सब में हमें सबसे पहले तो सिंपल यूनिट सेल ही बनाना है, क्योंकि सिंपल यूनिट सेल से ही सारे के सारे बनेंगे। ठीक है, ये बना दिया मैंने सिंपल यूनिट सेल, ये मैंने सिंपल यूनिट सेल बना दिया। ठीक है, अब सबसे पहले सिंपल मतलब सारे पॉइंट जो कॉर्नर है वहां पर हमने पॉइंट ड्रॉ करने हैं। इस तरह से पॉइंट गई है, पार्टिकल गई है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब हमने सारे के सारे फेस के ऊपर नहीं लगाने हैं पॉइंट। ठीक है, कॉर्नर पर तो लगाने हैं, कॉर्नर पर तो हमें सभी में लगाने हैं पॉइंट। ठीक है, लेकिन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कौन से होते हैं, पहले इसमें लिख लेते हैं हम, दीज आर द यूनिट सेल विच हैव पॉइंट्स, दीज आर द यूनिट सेल, दीज आर द यूनिट सेल्स which have points, at the corners, at the corner as well
well as well as at the body center of the unit cell, at the body center of the यूनिट सेल। मींस क्या मतलब हुआ, जो हमारे पास सेंटर, जो हमारे पास बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होगा उसमें हमारे पास जो यूनिट सेल होगा उसके सारे के सारे कॉर्नर पर भी, सारे के सारे कॉर्नर पर भी पॉइंट होगा। साथ में कहां पर पॉइंट होगा, नाम से पता लिख देखिए, बॉडी सेंटर्ड, ये जो पूरी की पूरी बॉडी है इसके सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में। अब यहां पर आपको फेस के ऊपर नहीं ड्रॉ करना है, अब आपको फेस के ऊपर नहीं उस पॉइंट को ड्रॉ करना है, अब आपको बिल्कुल सेंटर में, मतलब जो ये पूरी की पूरी बॉडी है, जो ये क्यूब की पूरी बॉडी है उसके सेंटर में हमें जो है एक पॉइंट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सेंटर्ड यूनिट सेल, तो ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है, जिसमें पॉइंट, जिसमें जो है कॉर्नर पर पॉइंट होंगे, साथ में एक पॉइंट जो है बॉडी के सेंटर में होगा। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास बॉडी सेंटर्ड। ये था सेकंड, जो सेंटर्ड यूनिट सेल था उसका सेकंड था ये सेकंड टाइप। अब हम थर्ड टाइप के ऊपर आते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल के थर्ड टाइप के ऊपर। तो जो थर्ड टाइप हमारे पास है, थर्ड टाइप हमारे पास आता है इसका सेंटर्ड यूनिट सेल का एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगा, फिर से हम वही ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमें ड्रॉ क्या करना है, सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे जो है सिंपल यूनिट सेल से ही बनेंगे। ये हमारे पास हो गया सिंपल यूनिट सेल, इस तरह से सिंपल यूनिट सेल है। ठीक है, अब सारे के सारे पॉइंट जो हमारे पास कॉर्नर है वहां पर पॉइंट होंगे, वहां पर पॉइंट होंगे। ठीक है, अब नाम से देखिए एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कौन से होंगे, पहले इसके बारे में हम लिख लेते हैं। इन विच द पॉइंट्स आर प्रेजेंट, सीधे लिख लेते हैं हम, द पॉइंट्स आर प्रेजेंट, द पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट all the corners, at all the corners and at the center of, and at the center of two opposite faces, two opposite फेसेस। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो ये हमारे पास सेंटर्ड यूनिट सेल का थर्ड टाइप आता है, ये आता है हमारे पास एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कौन से होंगे, एंड सेंटर्ड यूनिट हमारे पास वो वाले यूनिट सेल होते हैं जिनमें सारे के सारे कॉर्नर्स के ऊपर पॉइंट होंगे। ये पॉइंट तो सब में आ रहा है, मतलब पॉइंट जो है सारे के सारे जितने भी हमारे पास कॉर्नर है वहां पर पॉइंट होंगे। ठीक है, लेकिन जो ये एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होगा उसमें क्या होगा, उसमें आपको दो फेस सेलेक्ट करने हैं, दो अपोजिट फेस सेलेक्ट करने हैं, दो अपोजिट फेस पर आपको जो है दो पॉइंट ड्रॉ करने हैं। आप चाहो तो इन दो पर भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन फेस अपोजिट होने चाहिए। अगर आप यहां पर एक पॉइंट ड्रॉ कर रहे हो तो आपको यहां पर एक पॉइंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आप यहां पर एक पॉइंट ड्रॉ कर रहे हो तो आपको इस वाले फेस में एक पॉइंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस वाले फेस में एक पॉइंट ड्रॉ कर रहे हो तो आपको इस वाले फेस में एक पॉइंट ड्रॉ करना पड़ेगा, और अगर आप ऊपर वाले फेस में एक पॉइंट ड्रॉ कर रहे हो तो आपको नीचे वाले फेस में जो है पॉइंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो है पॉइंट को कहां रखना है। ठीक है, लेकिन क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ दो फेसेस में, दो अपोजिट फेसेस में ही आपको जो है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में पॉइंट को ड्रॉ करना है। मान लीजिए मैंने इसको कर लिया, मैंने एक ऊपर ड्रॉ कर लिया, एक इसका अपोजिट फेस कहाँ है, नीचे है। ठीक है, एक मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एक बार फिर से हम वो कर लेते हैं। फर्स्ट कौन सा था जो हमारे पास सेंटर्ड यूनिट सेल था, सेंटर्ड यूनिट सेल में फर्स्ट हमारे पास आया था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या था, सारे के सारे कॉर्नर पर पॉइंट थे, साथ में जितने भी फेस थे हमारे पास क्यूब में उन सभी में पॉइंट था। ठीक है, दूसरा हमारे पास आया बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में क्या था, सारे के सारे जितने भी हमारे पास कॉर्नर है वहां पर पॉइंट आया, प्लस एक पॉइंट जो है इस क्यूब के सेंटर में आया था। ठीक है, थर्ड हमारे पास है ये वाला एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या है, सारे के सारे पॉइंट पर हमारे पास पॉइंट, सारे के सारे कॉर्नर पर हमारे पास पॉइंट है, प्लस दो अपोजिट फेस में हमारे पास पॉइंट हो गए। सो आई थिंक आपको पता लग गया होगा। सो इसको मैं अब इरेज कर लेता हूं। नाउ अब हम 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिए, मैं एक सिंपल सा आपको एक यूनिट सेल में यहां पर ड्रॉ कर दूं।
ये जो मैं यहाँ पर अब करवाऊंगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एमसीक्यू जो है कई बार पूछे जाते हैं, कई बार क्या हर बार यहाँ पर बोर्ड से एक ना एक क्वेश्चन जो है पूछ ही लिया जाता है, इन कंडीशंस में थे। ये मैंने एक सिंपल सा यूनिट सेल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा है सिंपल सा यूनिट सेल, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही कहा था जो ये यूनिट सेल होते हैं हमारे पास, जरूरी नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बिल्कुल सिंपल क्यूब की फॉर्म में हो, ठीक है। ये अलग अलग फॉर्म में हमारे पास हो सकते हैं, इनकी शेप जो है अलग अलग हो सकती है थोड़ी बहुत क्यूब से, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसी आधार पर, मतलब इसकी शेप के आधार पर, ठीक है, इसकी शेप के आधार पर और इसके जो एज लेंथ है, यहाँ पर देखिए जो क्यूब होते हैं उसमें सारी की सारी साइड जो है सेम होती है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि सारी की सारी जो हमारे पास यूनिट सेल है उसमें सारी की सारी जो ये हमारे पास साइड है वो सेम हो। अब एंगल देखिए, 3 एंगल हमारे पास यहाँ पर बन रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो 3 एंगल हमारे पास बन रहे हैं। एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, एक एंगल यहाँ पर बन रहा है और एक एंगल यहाँ पीछे की ओर हमारे पास बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक एंगल हमारे पास यहाँ इस तरफ ड्रॉ करता हूँ, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ पर बन रहा है और एक एंगल हमारे पास यहाँ पर बन रहा है। यहाँ देखिए 3 एंगल हमारे पास बन रहे हैं। अगर इन तीनों को हम ध्यान से देखें तो सिंपल क्यूब के अंदर ये तीनों के तीनों 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन जो यूनिट सेल है हमारे पास, अब जरूरी नहीं कि तीनों की तीनों एंगल हमारे पास जो है 90 डिग्री के ही हो, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि सारे के सारे जो है हमारे पास कैसे हो, 90 डिग्री के ही हो, ठीक है। अब जो है जो इस साइड है इनको हम जो है नाम दे देते हैं। अब इसको क्लासीफाई करेंगे हम, जो ये यूनिट सेल है इसको हम इसके एंगल्स और इसकी एज लेंथ के आधार पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के ये भी होते हैं, ठीक है। अब साइड को हम मान लीजिए ये वाली साइड हमने ले ली, इस वाली साइड को हम मान लेते हैं ए है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये ए है। यहाँ से यहाँ तक कितनी ले ली मैंने, ये यहाँ से यहाँ तक माना, ये मान लीजिए ये बी है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक मैंने मान लीजिए ये क्या है, सी है, ठीक है। और अब मान लीजिए ये वाला एंगल जो हमारे पास ये अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है हमारे पास और ये हमारे पास कौन सा है, गामा एंगल, ठीक है। 3 एंगल बन रहे हैं, देखिए एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है। अब मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि जो यूनिट सेल होते हैं हमारे पास, जरूरी नहीं है कि ए जो है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मतलब ये तीनों की, अब यहां पर तो आपको सिंपली दिख रहा है कि ए बी और सी इनकी सभी की जो है लेंथ बराबर है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये वेरी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो यहां पर हमें एंगल दिख रहे हैं, ये अल्फा एंगल दिख रहा है, ये बीटा एंगल दिख रहा है, ये गामा एंगल दिख रहा है। अभी तो ये 90 डिग्री दिख रहा है हमें, लेकिन जरूरी नहीं कि ये 90 डिग्री का ही हो, ठीक है। अब जो ये एंगल है और जो ये हमारे पास एज लेंथ है, इनके आधार पर हम जो है अभी इस यूनिट सेल को डिवाइड करेंगे। ये 7 टाइप के हमारे पास ये सिस्टम बनेंगे, क्रिस्टल सिस्टम बनेंगे, ठीक है। तो इनको एक एक करके यहां पर हम डिवाइड करते हैं अब, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं इसको पहले, देयर आर, इसको नोट कर लीजिए, देयर आर seven types of simple or primitive unit cells. सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। अब यहां पर ये आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। अब जो ये यूनिट सेल होते हैं हमारे पास, अगर ये तो हमारे पास सिंपल यूनिट सेल है, ठीक है। अब इसके जो है 7 टाइप हो सकते हैं, ठीक है। इसकी एज लेंथ और इसके एंगल्स के आधार पर इसको हम डिवाइड करेंगे अब इन यूनिट सेल्स को, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप जो हमारे पास आता है क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास आता है क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसकी कंडीशंस को भी आप साथ साथ में लिखते जाएंगे, यहां पर आप इस तरह से एक लाइन यहां से नीचे को ड्रॉ कर दें, ठीक है। क्यूबिक में क्या होगा, अब यहां पर देखिए अल्फा बीटा और गामा, यहां पर देखिए इस कंडीशन को आप याद रखिएगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मतलब इसकी सारी की सारी साइड कैसे, ये तो सिंपल है, सिंपल क्यूब में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, ठीक है। अब देखिए सारी की सारी साइड जो है बराबर है, ठीक है। और जो एंगल है हमारे पास अल्फा एंगल, देखिए हमारे पास कौन कौन से, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। तीनों एंगल हमारे पास कैसे है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये हो गया क्यूबिक वाला, ये तो था सिंपल वाला हमारे पास, ठीक है। अब दूसरा जो टाइप आता है हमारे पास, टाइप आता है वो आता है टेट्रागोनल, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास टेट्रागोनल। पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। पहले इसको मैं लिख लेता हूं, उसके बाद मैं एक एक करके इनको डिस्कस करता हूं, ठीक है। नंबर 3 पर हमारे पास आता है ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। नंबर 4 पर हमारे पास आता है, मोनोक्लिनिक। नंबर 4 पर आया हमारे पास
मोनोक्लिनिक, ठीक है। नंबर 5 पर हमारे पास आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल को हम अलग सेपरेट से डिस्कस करेंगे, ठीक है। नंबर 5 में आप लिख लीजिए रोम्बोहिड्रल, रोम्बो HEDRAL, रोम्बोहिड्रल, ठीक है। नंबर 6 पर हम ले लेते हैं ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। और नंबर 7 लास्ट में हम लिखते हैं हेक्सागोनल को, हेक्सागोनल। लास्ट में हमने लिखा हेक्सागोनल को, ओ सॉरी, इन दो को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले इनको देख लेते हैं हम, ठीक है। तो जो हमारे पास क्यूबिक था, क्यूबिक हमने देखा A = B = C, अल्फा = बीटा = गामा कितना है 90 डिग्री, ठीक है। रोम्बोहिड्रल के बाद हम अगली स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। तो टेट्राहिड्रल, टेट्राहिड्रल में कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशंस आपको याद रखनी है, यहाँ से कई बार एमसीक्यू में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये अच्छे तरीके से करनी है। तो टेट्राहिड्रल में हमारे पास क्या होगा, A = B, पहले इसको आप इस तरह से कर लीजिए, नॉट = C, इसमें ये नॉट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, अल्फा = बीटा गामा, ये हमारे पास जो है सेम रहेंगे, कितने डिग्री के रहेंगे, ये हमारे पास रहेगा 90 डिग्री के ही, ठीक है। ये हमारे पास 90, ये सेम रहेगा। अंतर कहाँ आया, अंतर सिर्फ यहाँ पर आया, यहाँ पर जो है तीसरी साइड, ये जो हमारे पास टेट्राहिड्रल जो हमारे पास यूनिट सेल होगा, उसमें हमारे पास तीसरी साइड जो है पहली दो साइड से वेरी करेगी, ठीक है, मतलब पहली दो साइड से हटकर होगी, ठीक है। तीसरे पर हम आते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में हमारे पास क्या है, ऑर्थोरोम्बिक में हम लिखेंगे A ≠ B ≠ C, ठीक है। और इसमें एंगल रहेंगे सेम, अल्फा = बीटा गामा, ठीक है, =90 डिग्री, ठीक है। अब इसको आपको किसी भी तरह से लर्न करना है, ठीक है ना। इस तरह से आप याद रख सकते हो, पहले में सारे के सारे इक्वल है, दूसरे में आपको एक का, तीनों में अगर देखिए, क्यूबिक देखो, टेट्राहिड्रल देखिए और ऑर्थोरोम्बिक देखिए, ठीक है। ये एंगल तो सब में सेम है, एंगल तो तीनों में 90 डिग्री के ही आ रहे हैं, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा तीनों एंगल जो है 90 डिग्री के आ रहे हैं तीनों में, ठीक है। डिफरेंस क्या आ रहा है, पहले वाले में सारे सेम है, पहले वाले में सारे इक्वल है, दूसरे वाले में एक जो है अनइक्वल हो गया, तीसरे वाले में दोनों अनइक्वल हो गए, ठीक है। अब देखिए ये सारे के सारे अनइक्वल है, A ≠ B ≠ C, मतलब तीनों जो है अलग अलग होंगे यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। अब मोनोक्लिनिक पे आते हैं, ठीक है। मोनोक्लिनिक में क्या है हमारे पास, A ≠ B ≠ C, ठीक है। और एंगल क्या होंगे हमारे पास, अल्फा = गामा, अल्फा और गामा तो सेम होंगे, 90 डिग्री की होंगे दोनों, अल्फा और गामा दोनों 90 डिग्री के होंगे, लेकिन बीटा हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री का नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ पर डिफरेंस है, इसमें बीटा यहाँ पर 90 डिग्री का नहीं होगा। ये आपको अच्छे तरीके से लर्न करने हैं सारे, क्योंकि यहाँ से जो है एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जो फाइनल पेपर होते हैं ना। रोम्बोहिड्रल में आ जाते हैं हम, रोम्बोहिड्रल में क्या है, रोम्बोहिड्रल में आ जाते हैं हम, A = B = C, ठीक है। और अल्फा = बीटा गामा नॉट = 90 डिग्री, मतलब ये अल्फा, रोम्बोहिड्रल के अंदर अल्फा बीटा और गामा जो है तीनों जो है 90 डिग्री के बराबर नहीं होते, ठीक है। तो इनको, इन जो ये कंडीशंस है, ये आपको बाय हार्ट जो है लर्न होनी चाहिए। ये 5 हो गई, टोटल ये 7 है, ठीक है। तो 2 को हम आगे डिस्कस करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। 2 को हम आगे यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास बच गई थी यहां पर हेक्सागोनल, एक हमारे पास बच गई थी हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में कंडीशन क्या होगी हमारे पास, हेक्सागोनल में हमारे पास क्या कंडीशन होगी, इसमें लिख लीजिए आप, A = B ≠ C, और एंगल्स कैसे होंगे इसमें, अल्फा = बीटा, ये होगा 90 डिग्री, और जो गामा होगा हमारे पास, जो हमारे पास गामा एंगल बनेगा वो जो है होगा हमारा 120 डिग्री का, ठीक है। ये हमारे पास होगा 120 डिग्री का। तो नेक्स्ट लास्ट जो हमारे पास बच जाता है हेक्सागोनल के बाद, जो लास्ट बच जाता है हमारे पास, वो है ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ठीक है। लास्ट हमारे पास बच गया ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक की कंडीशन कैसी होगी, ये बिल्कुल हमने सब में क्रॉस लगाना है, A ≠ B
नॉट इज इक्वल टू सी, मतलब तीनों की तीनों साइड जो है इसकी अलग अलग होगी, ठीक है। और अल्फा नॉट इज इक्वल टू बीटा नॉट इज इक्वल टू गामा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब अब यहां पर देखिए, जो फर्स्ट वाला था हमारे पास, जो फर्स्ट केस था हमारे पास आया हुआ क्यूबिक यूनिट सेल का, क्यूबिक यूनिट सेल और ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल, ठीक है, ये दोनों आपस में अपोजिट है। ये दोनों तो बिल्कुल आसान है याद रखने, क्योंकि जो क्यूबिक वाला होगा उसमें सभी जगह हमने इज इक्वल टू लगाना है, जबकि ट्राइक्लिनिक में हमने सभी जगह जो है नॉट इक्वल टू लगाना है, ठीक है। बाकी आपको किसी भी तरह से लर्न करने हैं। और एक बात मैं फिर से कह दूं कि जो यहाँ पे ये पर वाली आपको कंडीशन दी गई है, यहां से एक ना एक एमसीक्यू जो है आपको जरूर पूछा जाता है, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर अलग अलग टाइप के यूनिट सेल, इसके एंगल्स और एज लेंथ के आधार पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब हम चलते हैं, एक पॉइंट आप इसमें और लर्न कर लीजिए, ठीक है। ये काफी छोटे छोटे पॉइंट्स है जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यूबिक इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल, क्यूबिक इन पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। क्यूबिक इज द मोस्ट सिमेट्रिकल while triclinic is the most unsymmetrical सिस्टम। ये हमने देखिए कंडीशन में भी देखा, क्यूबिक में क्या था, सारे के सारे इक्वल थे, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये क्यूबिक वाला जो है मोस्ट सिमेट्रिकल होगा और ट्राइक्लिनिक जो है मोस्ट अनसिमेट्रिकल होगा। ये लाइन भी आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। क्यूबिक वाला मोस्ट सिमेट्रिकल है, जबकि ट्राइक्लिनिक वाला मोस्ट अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब हम चलते हैं, अब हम काउंट करना सीखते हैं कि किस तरह से हम जो है यूनिट सेल के अंदर हम किस तरह से एटम्स को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल के ऊपर सबसे पहले आते हैं हम। सो गाइज इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा चला गया, अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स की ये वीडियो हो गई है। सो जो नेक्स्ट थर्ड हमारे पास जो लेक्चर आएगा इसके बाद, उसमें हम डिस्कस करेंगे जो यूनिट सेल होता है हमारे पास, उसमें हम किस तरह से एटम्स को काउंट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।